शिवाजी का आक्रमण। ऐसे पक्के दोस्त होना दयनीय था। हालांकि शिवाजी की सामान्य मानवता के कई उदाहरण थे। सभी ईसाई पादरियों और मिशनरियों के घरों को और संपत्ति को नुकसान से बचाया गया था। शिवाजी ने अपने सैनिकों से कहा, फ्रैंकिश पादरी अच्छे लोग हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। एक फ्रांसीसी कैपुचिन मिशनरी शिवाजी के सामने पेश हुआ और विनती की कि उसके धर्मांतरित लोगों और मिशन के सेवकों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। शिवाजी ने उसका बहुत ही प्यार से स्वागत किया और एक और घोषणा जारी की जिसमें आदेश दिया कि फादर एम्ब्रोस के झुंड के घरों को भी लूट से मुक्त रखा जाए। इसके अलावा जब शिवाजी ने सुना कि एक अमीर व्यापारी ईसाई मिशनरियों के लिए दानशील रहा है और उन्हें पूरे साल चावल, मक्खन और सब्जियां उपहार में देता रहा है, तो उन्होंने आदेश दिया कि ना तो उस व्यक्ति को और ना ही उसकी संपत्ति को छुआ जाए और उसके घर को नुकसान से बचाने के लिए सैनिकों को तैनात किया। फिर भी लूट बहुत गहन थी। बुधवार से शनिवार तक घरों, कारखानों और दुकानों को व्यवस्थित और विधिवत तरीके से लूटा गया। कई घरों में आग लग गई। संभवतः गढ़ में लूटपाट करने वाले मराठों और राज्यपाल के सैनिकों के बीच बेतरतीबी गोलाबारी की कारण। वास्तव में यह संभव है कि किले की तोपों ने, जिसने आक्रमणकारियों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना व्यर्थ गतिविधि के अचानक विस्फोटों में गोलाबारी की, अधिक विनाश किया। संपत्ति का नुकसान मराठों द्वारा की गई गणना से कहीं ज्यादा था। शुक्रवार तक शहर को 2/3 हिस्सा आग ने नष्ट कर दिया और अंग्रेज पादरी ने दर्ज किया कि आग ने रात को दिन में बदल दिया। जैसे पहले दिन के समय धुआं दिन को रात में बदल देता था, इतना घना उठ रहा था जिसने सूरज को एक बड़े बादल की तरह काला कर दिया। किले में घुसने के गवर्नर के प्रयास में कई साम्राज्यवादी सैनिक पीछे छूट गए थे, जिन्हें बंदी बना लिया गया और गुरुवार की शाम को एक भयावह घटना ने लगभग इस लूट को नरसंहार में बदल दिया। किले की दीवारों के पीछे 2 दिनों तक बेचैनी से सोचने के बाद मुगल गवर्नर ने शिवाजी की हत्या करने के लिए एक युवा अधिकारी को भेजा। उसने राज्यपाल का दूत होने का नाटक किया और किले के आत्मसमर्पण की व्यवस्था करने की पेशकश की। यह शिवाजी के लिए बहुत दिलचस्प नहीं था, क्योंकि उसका कभी भी शहर पर कब्जा करने का इरादा न था और गढ़ पर हमला करने या उसे बनाए रखने में अपने आदमियों की जान जोखिम में डालने का इरादा भी न था। लेकिन जब युवा अधिकारी ने साक्षात्कार के लिए विनती की तो शिवाजी उससे मिलने के लिए बहुत सहमत हो गए। जब उसे शिवाजी के तंबू में ले जाया गया तो शिवाजी शायद याद कर रहे थे कि कैसे शाइस्ता खान ने उन्हें कायरता के लिए ताना मारा था। ने राज्यपाल के दूत का उसी तरह अभिवादन के साथ स्वागत किया। तुम्हारा स्वामी, उसने कहा, एक शर्मीली लड़की की तरह घर पर डरपोक होकर बैठा रहता है। युवा मुसलमान, जिसे जाहिर तौर पर अपने वर्तमान मिशन से कोई खास लगाव नहीं था, गुस्से में बुदबुदाया, हम सभी लड़कियां नहीं हैं। लेकिन जब शिवाजी ने उसका मजाक उड़ाना जारी रखा तो वह अपना आपा खो बैठा और खंजर लेकर शिवाजी पर दौड़ा। एक मराठा सिपाही आगे बढ़ा और उसने मुसलमान का हाथ काट दिया, लेकिन उसका वार इतना जोरदार था कि उसने शिवाजी को नीचे गिरा दिया और दोनों एक साथ जमीन पर लुढ़क गए। उनके ऊपर खड़े सिपाही ने मुसलमान के पगड़ी वाले हेलमेट पर वार किया और उसकी खोपड़ी को चीर दिया। लेकिन मराठा शिविर में एक अफवाह फैल गई थी कि शिवाजी की हत्या कर दी गई। प्रतिशोध के लिए एक तीखी पुकार उठी। प्रतिशोध में सामूहिक हत्या की मांग करने वाले जंगली स्वर उठे। शिवाजी, जिनका वस्त्र अभी भी खून से सना हुआ था, लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए और शिविर में भागते हुए अपने अनुयायियों को अपना दर्शन देते हुए उन्हें अपने काम पर वापस जाने का आदेश दिया। लेकिन एक बार उनकी जादुई आवाज भी लगभग अपना असर दिखाने लगी। जब वे अपने कैदियों से कुछ बदला लेने के लिए सहमत हुए, तभी सैनिकों का गुस्सा शांत हुआ। तब शिवाजी ने अपने साम्राज्यवाद कैदियों में से 4 के सिर काटने और 24 अन्य के हाथ काटने का आदेश दिया। यह दर्ज करने लायक है कि फांसी के लिए ले जाए गए कैदियों में से एक अंग्रेज था, जिसे कई मुगल सैनिकों के साथ पकड़ा गया था।
जब उसने अपनी टोपी उतारी और उसके रंग ने उसकी राष्ट्रीयता का दावा किया, तो शिवाजी ने उन विद्रोह हस्तक्षेप करने वाले विदेशी व्यापारियों के प्रति अपनी जलन के बावजूद उसे तुरंत रिहा कर दिया और उसे सुरक्षा के साथ अंग्रेजी कारखाने में भेज दिया। इसके बावजूद क्षमादान के इस उदाहरण में पश्चिमी युद्ध में प्रयुक्त प्रतिशोध के अधिक वैज्ञानिक तरीकों के अभ्यस्त आधुनिक पाठकों को विश्वासघात के एक कृत्य के लिए निर्दोष व्यक्तियों से लिया गया दंड अनावश्यक रूप से क्रूर प्रतीत होगा, लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि संभवतः केवल ऐसे ही स्पष्ट, यहाँ तक कि नाटकीय प्रतिशोध के कृत्य से ही मराठा सेना के उग्र तत्वों द्वारा किए गए क्रूर आक्रमण को टाला जा सकता था, जो उत्तर की ओर बढ़ते समय मुक्तिदाता के ध्वजों का अनुसरण करने के लिए उत्सुक हिंदू आदिवासियों के विविध समूहों से मिल गए थे। रविवार की सुबह सुबह खबर आई कि मुगल सेना शहर की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रही है। मराठों ने पहले ही अपनी लूट का माल इकट्ठा कर लिया था। यह बहुत बड़ा था। खफी खान ने शिकायत की, लाखों रुपए और सामान उस दुष्ट काफिर शिवाजी के हाथ लग गए। मराठों ने अपने घोड़ों पर कश्मीर और अहमदाबाद का सामान और सोना चांदी मोती हीरे और ऐसे ही कीमती सामान लाद लिए और मुगल सेना से बचते हुए अपने सामान्य गति से समुद्र तट के किनारे रायगढ़ की ओर बढ़ गए, जो शिवाजी की राजधानी थी। जब तक साम्राज्यवादी सेना का अग्रिम दस्ता सूरत में प्रवेश नहीं कर गया, तब तक गवर्नर ने किले से बाहर निकलने का साहस नहीं किया। जब वह बाहर निकला तो उसका स्वागत गालियों और फुफकारों के साथ हुआ। उसका बेटा, जो मराठों के मुकाबले निहत्थे व्यापारियों के खिलाफ ज्यादा बहादुर था, उसने अपनी बंदूक उठाई और उनमें से एक गोली मार दी। एक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसके बाद नागरिकों का एक प्रतिनिधि मंडल नई आई सेना के जनरल के पास खड़ा था। गवर्नर के खिलाफ शोर मच रहा था और अंग्रेजों की गीदड़ भभकी की प्रशंसा कर रहा था, जिनका आचरण लूट के दौरान शाही अधिकारियों के आचरण से बहुत अलग था, जिन्होंने विनती की कि अंग्रेज राष्ट्रपति को कुछ इनाम दिया जाना चाहिए। जनरल ने सर जॉर्ज ऑक्सेंडन से मुलाकात की और उन्हें एक सोने की बनियान, एक घोड़ा और एक तलवार भेंट की, लेकिन ऑक्सेंडन ने, जो अगली सदी के नवाबों और विजेताओं की तुलना में अधिक विनम्र और नखरेबाज थे, ने इन उपहारों को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये एक सैनिक के लिए तो शोभा देते हैं, लेकिन हम व्यापारी हैं। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे शाइस्ता खान की पत्नी ने लिया बदला। तब तक के लिए धन्यवाद।